जोहार, नमस्कार। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनको और ज़्यादा ताकतवर बनाने के लिए, उनको संविधान के मत के अनुरूप समाज में बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए या हासिल कराने के लिए अभी इस लोकसभा ने 1996 से पेंडिंग पड़ा बिल, महिला आरक्षण बिल पास कर दिया। राज्यसभा ने भी पास कर दिया और लगभग आपत्ति के बिना 1996 में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो बिल लाया गया था वो आता रहा, बहस होता रहा। 97 में भी हुआ, 98 में भी हुआ और तब से पेंडिंग चला आ रहा था। इस बार यह बिल आया और बिल पास हो गया, कानून बनने वाला, कानून बनने की प्रक्रिया चल रही है। इसके तहत महिलाओं को विधायी संस्थाओं में भी 33% आरक्षण सुनिश्चित करने का कानून बनेगा। अब क्या इससे महिलाएं सचमुच में सशक्त होंगी? इसलिए भी कि पंचायती राज संस्थाओं में लगभग अधिकतम राज्यों ने महिलाओं को जो आरक्षण की व्यवस्था की 33% की, उसकी वजह से लगभग कहीं कहीं 60% से एबव महिला प्रतिनिधि हैं। लेकिन क्या उनका सशक्तिकरण हुआ? और सचमुच महिला आरक्षण विधेयक जो पारित हो गया है उसकी वजह से समाज में समानता आ जाएगी। बीच बहस में आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए जो एक्सपर्ट्स हैं वो हैं डॉक्टर नसरीन जमाल, ICRW की राज्य प्रभारी हैं। स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनीता कुमारी, रांची विश्वविद्यालय हिंदी के स्नातकोत्तर विभाग की शिक्षिका हैं। आपका भी स्वागत है। हमारे साथ हैं नयनी मिश्रा, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में मास कॉम की शिक्षिका हैं। आपका भी स्वागत है। हमारे साथ हैं डॉली कृष्णन, जो ब्रेनोलॉजी करके संस्था चलाते हैं और सामाजिक कार्यकर्ता। आप सबका स्वागत, सबको नमस्कार, सबको जोहार। ये नसरीन जी, आप ही से आरंभ करता हूँ। ये जो महिला आरक्षण बिल पास हुआ है, यानी कि अब आने वाले दिनों में कानून बनेगा, आरक्षण होगा, तो इसके प्रति आपका क्या मत है? क्या सोचती हैं आप इस पर? बिल पास हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये एक अच्छी बात है कि बहुत दिनों के बाद ये सुनने को मिल रहा है। काफ़ी दिनों से चर्चा हो रही थी। लेकिन अगर इसमें अगर देखें कि जो जेंडर गैर बराबरी वाली बात है वो हम कहाँ से उसको देख पा रहे हैं, क्योंकि अगर ग्लोबल का जो जेंडर गैप रिपोर्ट है उसमें अगर हम देखें तो इंडिया 59 रैंक पर आता है। तो ये गैप कब फुलफिल होगा? हम अगर टुकड़े टुकड़े में इस तरीके से आगे बढ़ना शुरू कर रहे हैं तो एक तो बात यहाँ पे वो आती है। और दूसरी बात ये है कि क्या हम संविधान को कितने, आज संविधान हमारा काफ़ी दिन हो चुका है, अगर उसको ही हम देखना शुरू करें तो वहाँ पे एक बराबरी की बात शुरू से कही गई है। तो वो बराबरी हम वहाँ से अगर देखें और उसको लागू करना शुरू करें तो ये आरक्षण जो है वो करने की ज़रूरत ही नहीं है, सब बराबर है वहाँ पे। तो ये अगर उस नज़रिए से देखना शुरू करना चाहिए। एक तो ये है कि यह तो एक कड़वा तथ्य और सत्य है कि महिलाएं आज भी बराबर नहीं हैं, और बराबर ही नहीं, बहुत नीचे में जो आप रैंक बता रहे हैं। लेकिन अगर आप ध्यान दीजिए तो 2000 के बाद लड़कियों को जो साइकिल दिया गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान चलाया गया, इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए। उससे फ़र्क यह आया कि आज लड़कियां तोप चला रही हैं, मोर्चे पर खड़ा होकर के हवाई जहाज उड़ा रही हैं। लड़कियां शायद ही कोई फील्ड हो, अब IAS IPS में देखिए तो लगातार वो टॉप कर रही हैं। ये फ़र्क तो पड़ा। तो समाज के परिवर्तन के लिए जो कानून बनते हैं उस कानून का तुरंत फ़ायदा मिल ही जाए। हम यह मानते हैं कि संविधान में जो होना चाहिए था उस 75 सालों में हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ तो नहीं होने वाले चीज़ों को आगे ले जाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो अगर निर्णय में भागीदारी होगी, बहुत सारी कम्युनिटी है जहाँ की महिलाएं सबसे ज़्यादा भूमिका निभाती हैं लेकिन निर्णय में उनकी कोई भागीदारी नहीं है।
बहुत सारी कम्युनिटी है। तो इससे एक फ़र्क पड़ेगा कि जब विधायी संस्थाओं में महिलाएं जाएंगी तो विधायी संस्थाओं में जाके वहाँ कानून बनाएंगी, धीरे धीरे क्रम में चीज़ें बदलेंगी। क्या लगता है आपको, क्या सुनीता जी? बिल्कुल सर, महिलाओं की जो भागीदारी होगी, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र हो, एक कानून बनने से उनके ऊपर कहा जाए कि जो आज वो निर्णय लेने से डरती हैं महिलाएं, चाहे घर हो, समाज हो, कोई भी निर्णय लेने से डरती हैं, लेकिन ये कानून जब बन जाएगा, महिलाओं को जब आरक्षण मिल जाएगा, तो फिर महिलाएं निर्णय लेने से डरेंगी नहीं, और जब वो निर्णय लेंगी तो समाज एकदम विकास की ओर जाएगा, हमारा देश विकसित होगा। तो आज भी देखते हैं कि महिलाएं निर्णय लेने से डरती हैं, तो वो डर उनके अंदर से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जब ये कानून बन जाएगा तो महिलाएं खुद ब खुद निर्णय लेंगी, आगे बढ़ेंगी, और हर क्षेत्र में वो उनका योगदान होगा। एक महिला के मुखिया बन जाने, सरकारी नौकरी में चले जाने या किसी नौकरी में चले जाने से घर में निर्णय में उस प्रभाव पड़ता है, उसकी भूमिका हो जाती है। बिल्कुल। लेकिन जब तक वो नहीं है तब तक सिंपल घरेलू महिला है, जिसका काम घर में खाना बनाना, बाकी सारी चीज़ें करना है, घर उसी की वजह से चलता है, लेकिन भूमिका उसकी डिसीजन मेकिंग में नहीं है, डिसीजन लेने में नहीं है जी। तो इससे जी बताइए। आज देखते हैं सर कि बड़े बड़े पदों पर भी महिलाएं हैं, लेकिन देखते हैं कि वो निर्णय नहीं ले पाती हैं, क्योंकि पुरुष वर्चस्व वाला जो हमारा ये समाज है, उसमें महिलाओं को निर्णय लेने की, कह सकते हैं कि उतना ये नहीं दिया जाता है कि आप किसी भी बच्चे के ही बारे में, घर के ही कोई विषय के बारे में जब निर्णय लेना हो तो पुरुष निर्णय करते हैं। तो हम महिलाओं की जो ये जिम्मेदारी हो जाती है निर्णय लेने की, जहाँ तक बात होती है, वो नहीं ले पाती हैं। ऐसा लगता है कि पुरुष ही जो कहेंगे वही, उसी से वैसा ही घर चलेगा। लेकिन जब ये महिलाओं को जब आरक्षण मिलेगा, जब हम देखते हैं 33% इस विधेयक में जो है कि 33% आरक्षण महिलाओं को मिलेगा, तो ये एक अच्छी बात है कि महिलाएं आज भी वो समानता की बात जब हम करते हैं, महिलाओं को समान अधिकार मिलना चाहिए, तो इस समान अधिकार के पीछे भी एक डर होता है कि पता नहीं कौन कौन सी बाधा आ जाएगी उनके राजनीति के क्षेत्र में, उन्हें सामाजिक क्षेत्र में निर्णय लेने में। तो ये जो डर है वो इस आरक्षण से उन्हें मिट जाएगा, और वो महिलाएं निर्भय होकर, निर्भीक होकर आगे बढ़ेंगी और हर क्षेत्र में अपना योगदान देंगी। इसलिए ये आरक्षण का मैं 100% ये करती हूँ, ये बहुत ही अच्छा कदम होगा। बहुत ही, जब ये कानून बन जाएगा तो महिलाएं खुद ब खुद एक महसूस करेंगी कि उन्हें उनका सशक्तिकरण सही मायने में आज हुआ है। उसको थोड़ा सा एक अलग ये से देखें, कॉन्सेप्ट में देखें। आप अपने बैकग्राउंड में चले जाइए, जब स्टूडेंट थी आप जी, उस समय महिलाओं की जो भागीदारी निर्णय में या सोसाइटी में हुआ करती थी, उसमें इजाफा हुआ है कि नहीं हुआ है? बिल्कुल हुआ है सर। आज भी देखते हैं 70% महिलाएं जो हैं वो आज भी निर्णय लेने से ही सकती हैं, चाहे वो कितने भी बड़े पद पर हों। 20 से 30% महिलाएं जो हैं वो आज घर में भी मैं थोड़ा सा इसमें आपसे मत भिन्नता रखता हूँ। एक IAS बन के, IPS बन के, दरोगा बन करके, डिप्टी कलेक्टर बन करके या टीचर बन करके, वो तो मस्ट है कि डिसीजन उनको लेना ही है। वहाँ पति काम नहीं आने वाले हैं, वहाँ बेटा काम नहीं आने वाला है, तो इससे मानस भी बदलेगा। बिल्कुल समय लगेगा, थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ा समय लगेगा, और परिवर्तन हो रहा है हाँ। सर, लेकिन धीरे धीरे तो परिवर्तन तो हमेशा, जब उलट दीजिएगा चीजें तो फिर बनाना मुश्किल हो जाता है, मुश्किल हो जाएगा। अभी आप यह देखिए कि हर घर में, हर परिवार में लगभग शायद जो सक्षम है उसकी बेटी बाहर पढ़ रही है। पहले क्या था, 14 साल हुआ उसके बाद में शादी का सोचना, शादी कर देना है, शादी कर नहीं देना है, शादी करके गंगा नहा लेना है, माने हम अब उसके बाद हमारी जिम्मेदारी नहीं रही, मुक्त हो गए जी, है ना जी। तो इन स्थितियों में बदलाव आया ना, आया है वो सर। तमाम ऑर्थोडॉक्स परिवार भी अपने बेटियों को 30 साल, 35 साल, 40 साल तक इंजीनियरिंग और MBA और ये दूसरी चीजें करा रहे हैं जी। उसके बाद शादी के बारे में सोचते हैं। लड़की की मर्जी नहीं होने के बगैर शादी करने की जाती है, और जो भी व्यवस्था है सामाजिक व्यवस्था में करते हैं, लेकिन लड़की के निर्णय को बहुत सारे मामलों में मानना पड़ रहा है। बिल्कुल सर। लड़के के निर्णय को मानना पड़ रहा है, तो स्थितियां तो बदल रही है सर, बदलने की प्रक्रिया चलेगी। नैनी मिश्रा, आप थोड़ा बताएं कि आपकी क्या समझ है इस आरक्षण बिल से, क्या लगता है कि इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि समय, जैसे आपने भी कहा कि बदल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं और लोगों की सोच भी धीरे धीरे बदल रही है। कोई भी चीज़ अगर बदलता है तो ग्रेजुअली डेवलपमेंट होता है उसका, ये तो सही बात है। जैसे कुछ वर्ष पहले जब 26 जनवरी का परेड हो रहा था, तो प्रथम महिला ने अपने
पुलिस टीम, माफ कीजिएगा, आर्मी टीम को कमांड किया था। तो उस वक्त बहुत सारी ऐसी लड़कियां थी जिन्होंने सपना देखा कि मैं भी कल को आगे चलकर और ऐसे ही कमांड करूंगी, मैं भी LOC में जाके लड़ूंगी। तो इस तरीके के छोटे छोटे सपने लड़कियां भी अब देख रही हैं, इसलिए देख पा रही हैं क्योंकि उन्हें फैमिली का, सोसाइटी का, सरकार का पूरा समर्थन मिल रहा है। तो मैं तो इस आरक्षण बिल का पूरी तरीके से स्वागत करती हूँ कि ये एक बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छा कदम उठाया गया है महिलाओं के प्रति। और जहाँ तक बात है कि आने वाला जो समय है ये कितना काम इसमें हो पाएगा, कितना फेयर हो पाएगा, इसके लिए महिलाओं को भी जागरूक होना पड़ेगा कि जो भी हमें रियायत मिल रही है या हमें जो भी ऑप्शंस मिल रहे हैं उसके लिए हमें भी जागरूक होने की ज़रूरत है कि हमारा जो अधिकार है, हमारा जो हक है या जो हमारी भागीदारी होनी चाहिए उसे भी हम सुनिश्चित करें। ऐसा नहीं है कि हम अपने घर में बैठ के किचन में सिर्फ सब्जी भाजी देख रहे हैं, ये नहीं, हमें भी अगर मौका मिला है तो घर से बाहर निकल के हमें काम करना चाहिए। नहीं, वो तो काम करती रही हैं। जब भी आप देखिएगा, जब उनको मौका मिला है या मौका दिया गया है या मौका निकाला है, जिन्होंने मौका निकाला है वो तो बहुत आगे बढ़ी। हमारे सामने नसरीन है, इनको देख रहे हैं, हमारे सामने डॉली है, डॉली को देख रहे हैं, आप लोग हैं, दोनों लोग। तो जो निकालना चाहेगा, लेकिन निकालने के लिए थोड़ा सा स्पेस खोजता है आदमी, कहाँ स्पेस मिले। जैसे कि आप देखिएगा, जब भी पानी का बहाव होता है तो नीचे की तरफ होता है, तो वो अपना जगह खोजता है। जब आप बांध दीजिएगा पानी के बहाव को, सबसे कमज़ोर जगह खोजेगा जहाँ से कि वो अपना स्पेस बना करके निकल जाए बहने के लिए। तो वैसे ही जगह तलाश रही हैं और जगह जहाँ मिल रहा है वहाँ पर प्रयास तो कर ही रही है। बिल्कुल। और इसमें मैं धन्यवाद देना चाहूँगी सरकार का भी कि उन्होंने भी पूरी तरीके से और जो समर्थन किया है महिलाओं का, चाहे वो NDA में लड़कियों की भागीदारी हो या उज्ज्वला योजना हो, जिस तरह की चीज़ें उन्होंने की है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप भी है, सुप्रीम कोर्ट की बड़ी भूमिका रही है NDA वगैरह में सब बराबरी देने का। तो इस तरीके के फैसलों का भी हम पूरी तरीके से स्वागत करते हैं और इस बिल का भी, क्योंकि एक नई शुरुआत है जो काफ़ी दिनों से पेंडिंग था। तो क्योंकि NDA जैसे जो जगह है ना, या इस तरह के जो भी जगह हैं, वो पुरुष वर्चस्व वाले ही रहे हैं। बिल्कुल। तो किसी की सत्ता छीनना और सत्ता में बंटवारा करना कोई नहीं चाहता है, ये एक मुश्किल होता है। अब वो मांग रही है कि हमको आधा चाहिए, वो आधा चाहिए, आधा देना। हम अपनी कलम किसी को नहीं देते हैं, हमेशा ढक्कन खोल करके रखे रहते हैं अपने पास की लेके नहीं जाए। नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो हमको लगता है कि ये गुंजाइश बन रही है, परिवर्तन की गुंजाइश बन रही है। क्योंकि विधायिका में पहले से जो महिलाएं आती रही हैं उन्होंने भूमिका निभाई है। आप देखिए 1946 में जब संविधान सभा की बैठक हुई थी, सिंगल महिला थी सरोजिनी नायडू। आज देख लीजिए 15% है ना भाई, ट्रिमेंडस चेंज है। 6% से 15% हो जाना कम चेंज नहीं है, कम बदलाव नहीं। हाँ डॉली, आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि इस आरक्षण बिल से राजनीतिक समझ, राजनीतिक निर्णय लेने की भूमिका और पार्लियामेंट असेंबली में जाकर के महिलाओं को सशक्त करने के कानून बनाने में वो कितनी सक्षम होंगी? जी, मैं तो इसको एक बहुत अच्छी पहल मानती हूँ, सबसे पहली बात। और जैसा आपने कहा कि 15.3% लोकसभा में और राज्यसभा में 13% आपका रिप्रेजेंटेशन रहा है फीमेल। कुछ जगह है, बाकी जगह 5%, 6% भी है। शुरुआत हुआ था 5% से लोकसभा में, और आज हम लोग 15.3% पहुँचे हैं और उम्मीद करते हैं कि 33% जल्दी हम लोग रिप्रेजेंटेशन देख पाएंगे पार्लियामेंट में। मेरा कहना है कि आज तक जो आज़ाद भारत की महिलाएं थीं, पुरुष के द्वारा बनाई हुई पॉलिसीज़ पे उनका उद्धार होता चला आया है। मैं मानती हूँ अगर रिप्रेजेंटेशन बढ़ती है तो महिला डायरेक्ट पॉलिसी मेकिंग में सम्मिलित होंगी, वो और गहराई से समझ सकेंगी कि उनकी ज़रूरतें क्या हैं और उसके हिसाब पानी से का कष्ट वो ज्यादा समझ सकेंगी पुरुषों की तुलना में, इसलिए पानी उनको लाना पड़ता है या भरना पड़ता है। जी जी नहीं? जी जी बिल्कुल, मैं इससे सहमत हूँ। तो मुझे लगता है एक नहीं, लेकिन सर हम आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं आपके पास, तुरंत आ रहे हैं, उनके बाद आप ही हैं। तो पॉलिसी मेकिंग में एक डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हमको देखने के लिए मिलेगा। और मैं पर्सनली बहुत खुश हूँ कि कम से कम पाकिस्तान और बांग्लादेश, जहाँ पे फीमेल रिप्रेजेंटेशन जो है 20 और 21% है,
जो भारत जैसा बड़ा देश अभी भी 15.3% पे था और 13% पे था, वो बढ़ गया है। तो मैं काफ़ी खुश हूँ कि कम से कम पाकिस्तान और बांग्लादेश से तो हम लोग आगे आए इस फीमेल रिप्रेजेंटेशन में। ऑल्दो हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन इतने बड़े देश में जो कि आज सुपर पावर है, उसमें अगर 33% आरक्षण महिलाओं को मिलता है तो ये अभी इतना आगे है, तो ये और आगे जा सकता है। आप कुछ कह रही थी? नहीं, आपकी बात जब हो रही थी तो हम कि पानी भरना, उस पे हम आ रहे थे कि पानी भरने का नहीं है, पानी भर रही है वो, भर रही है, तो पानी एक पॉलिसी बनेगी कि पानी कैसे पहुंचे घर तक ताकि महिलाएं पानी में नहीं फंसे। एक योजना है नल, हर घर नल, लेकिन वही योजना जो है उस पर अगर अलग से बात करेंगे हम लोग, उसमें कष्ट ये है कि पानी आएगा कहाँ से? धरती का पानी आप सोख लेंगे, धरती को पानी सोखने नहीं देंगे तो पानी आएगा कहाँ से? तो उस पर एक पॉलिसी बनेगी ना पानी बचाने की। बिल्कुल, लेकिन वही बात वहीं पे आ जाती है कि पानी भरने का काम महिलाओं पे ही रहा है, और फिर पॉलिसी उज्ज्वला योजना महिलाओं के लिए क्यों आया? घर के कामों में आदमियों की भागीदारी क्यों नहीं है? पानी भरने का काम आदमी क्यों नहीं करते? पानी तो वो भी नहाते हैं, वो भी खाते हैं, सब करते हैं। महिलाएं घर भी काम कर रही हैं, बाहर भी काम कर रही हैं। वो दोहरी जो भूमिका है वो चली आ रही है। हमें लगता है कि उस पे भी तो वो पॉलिसी बदलाव में तो वही भूमिका निभाएगी ना, वो भूमिका निभाएगी ना। हाँ। इंदिरा जी ने भूमिका निभाई, उस भूमिका में आपको क्या नाम है वो जो पहली IPS थी, किरण बेदी आई। तो इस तरह की भूमिकाओं से देखा देखी बहुत सारी चीजें बदलती हैं। और आप देख लीजिए जो जनप्रतिनिधि बनी है महिलाएं, लगभग हमको लगता है कि ज्यादा नहीं तो 40 to 50% महिलाएं स्वयं निर्णय लेती हैं और स्वयं पॉलिसी मेकिंग में मदद करती हैं, मुझे लगता है। बिल्कुल। मेरा अपना जो पत्रकारिता का अनुभव रहा है उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि वो निर्णय लेती हैं। अब जो स्थितियां बदली हैं, इन 20-23 सालों में जो स्थितियां बदली हैं, उनमें तो और चीजें बदल रही हैं। जी सर। नहीं लगता है आपको? ये पंचायत चुनाव को ही ले ले, 50% हमारा जो यहाँ पे 65 के आसपास, 63 to 65% आरक्षण है, 50%, लेकिन जीत के आ रही है 65%। तो कहीं ना कहीं उनकी भागीदारी तो बढ़ रही है। उसकी भागीदारी में एक गड़बड़ है जो हमेशा टोका जाता है कि पुरुष जो है MP है वो पीछे, तो हर जगह महिला पुरुष को खड़ा करती है, पुरुष महिला को खड़ा करता है। हर जगह अपनी सत्ता बनाए रखने की लोग अपना वर्चस्व चलाते हैं, लेकिन जिस दिन सशक्त हो जाते हैं तो दोनों बराबरी में आ जाते हैं। हाँ, एकदम सही बात है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। लेकिन ये जो नज़रिया है ना, उसे भी छोड़ना या तोड़ना ज़रूरी है कि महिलाएं जो है वो कमज़ोर है और आदमी जो है वो मजबूत है। तो हमेशा यही कहते हैं, कमजोर अगर होती तो तोप चलाने कैसे चली जाती? कमजोर अगर होती तो हवाई जहाज कैसे चलाने जाती? इसी बात को तो तोड़ना है। कमजोर होती तो माँ को छोड़ करके, शादी को छोड़ कर बंगलोर पढ़ने कैसे चली जाती, अमेरिका पढ़ने कैसे चली जाती? पढ़ने चली जा रही और लोग पढ़ा रहे हैं। अगर कमजोर मानते तो शादी करके विदा कर देते, गंगा नहा लेते। नहीं, तो स्थितियां हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि चीजें बदलें। 75 सालों में बहुत कुछ बदलना चाहिए था, नहीं बदला। पॉलिसी उसमें बहुत जिम्मेवार है। और पॉलिसी के अलावा जो जिम्मेदारी है वो आप लोग बताएंगी, एक्सक्यूशन की। नहीं, हम हर जगह सरकार से हमेशा अपेक्षा करते हैं कि डंडा चलाकर चीजों को ठीक कर दे। डंडा जब हम पर चलता तो हमको अच्छा नहीं लगता है। नहीं जी सर, बिल्कुल। सरकार को डंडा चलाने की बाध्यता कब होती है? जब लगता है कि नहीं बर्दाश्त से बाहर, तो डंडा चलता है। बहुत सारे मामलों में बिना उसके भी चल जाता है, लेकिन अधिकतर मामलों में डंडा तभी चलता है, यानी कानून तभी आता है। तो कानून बनाने का मौका दिए बगैर हम नागरिक हैं, तो हमको साफ सफाई रखने का अधिकार है, हमको कर्तव्य भी है कि वो करना चाहिए। जी सर। सरकार से हम डिमांड करते हैं कि नगर निगम आकर के साफ सफाई करे, हम कुछ कचरा फेंकते रहें। गांधी जी का एक प्रसंग हम आप लोगों को सुनाते हैं। गांधी जब बिकना ठोरी गए हुए थे चंपारण यात्रा के दौरान, तो वहाँ पर जितने आश्रम में से लोग थे, उनके साथी लोग, वो लोग सफाई करते थे। कुछ महिलाएं पैर पर बैठा कर बच्चों को खाना करा देती थी। तो गांव के एक आदमी ने टोका, वो भी गांधीवादी था, ये क्या करती हो? गांधी जी के लोग साफ करते। तो बोला कि नहीं करेंगे तो साफ क्या करेंगे लोग। यह भी मेंटेलिटी हो सकती है जी। ये मजाक नहीं, हम रिपोर्टेड बात बता रहे हैं कि यह भी मेंटेलिटी हो सकती है। हम नहीं फेंके कचरा तो नगर निगम साफ करेंगे, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम स्वच्छता के प्रति खुद सजग रहें और हम डिसीजन मेकिंग में खुद को चीजों को पढ़ने समझने की कोशिश करें
कि जो पॉलिसी बनी है इस आरक्षण बिल से जो 10 साल के लिए बनाई गई है, अगले 10 सालों में लागू होने, उससे आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। हम अगर सक्षम होंगे तब हम अपना वोट कास्ट करते समय सोचेंगे कि हम वोट देते जाते समय हम कहाँ क्या करें नहीं करें, इसलिए कि हम तो पावर ऑफ अटॉर्नी देते हैं ना। बिल्कुल। हमारा जो जिसको चुनते हैं उसको पावर ऑफ अटॉर्नी देते हैं, 5 साल हमारे बिहाफ में काम करो। अब 5 साल बिहाफ में क्या काम करता है वो तो पता है आप लोगों को, कुछ चीज़ें हमारे सामने। आपको क्या लगता है इस मामले में कि अगर चीज़ें बदलने में देरी हो रही हैं तो एक्सक्यूशन जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है कि पॉलिसी ही जिम्मेदार है? पॉलिसी ऐसी बनी जिसकी वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा है, एक्सक्यूट नहीं हो पा रही चीज़ें। सर ऐसा मेरा मानना है कि जहाँ अधिकार की हम बात करते हैं तो साथ साथ कर्तव्य भी चलता है सर। कर्तव्य के बिना अधिकार की बात नहीं की जा सकती। पहले हम कर्तव्य करें फिर हम अधिकार की बात करें। ठीक है, सरकार की जो पॉलिसी बननी चाहिए इतने सालों में नहीं बन पाई, ये अलग बात है, लेकिन एक कह सकते हैं कि कर्तव्यनिष्ठ नागरिक होने के नाते हम सबका भी दायित्व बनता है कि पॉलिसी बनेगी उसके पहले हम सारी अपनी मानसिकता जो क्या है वो सड़ी गली मानसिकता है उसको त्याग कर हम अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। तो ठीक है, पॉलिसी बनने में देर तो हो रही है, सरकार के बदलाव, मानसिकता भी चीजें बदलने में समय लगता है। बिल्कुल सर, लेकिन बदल ठीक है। कंप्यूटर सीखने में हमारे जैसे लोगों को कितनी मुश्किलें आई, नहीं सीख पाए, बहुत सारे लोग नहीं सीख पाए, मैं भी सीख नहीं पाया, लेकिन मोबाइल ने इतना सहज बना, टेक्नोलॉजी ने इतना सहज बना कि बहुत सारा काम उस पर निकालना रहा है, इसलिए कि आपका कंपल्सन है कि उसके बगैर आपका काम ही नहीं होगा। जी, तो ठीक है, पॉलिसी बन देर से ही सही लेकिन क्रियान्वयन हो रहा है। और आगे आज जो आरक्षण महिलाओं के लिए जो 33% आरक्षण का जो ये बिल आया है, कानून का रूप में बनेगा, तो उस कानून को लेकर आज जो हम सब चूँकि नारी हैं, स्त्री हैं, तो हम लोगों को बहुत ही खुशी है कि आगे बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। ऐसी आशा लेकर इस बिल के लिए हम लोग बहुत ही उत्साहित हैं। ऐसा लग रहा है कि स्त्रियां जो आज आगे बढ़ रही हैं सर, ठीक है, लेकिन और भी आगे बढ़ेंगी और ये ऐसी आशा है। हम उधर जाएं उसके पहले फिर नसरीन से कुछ सवाल। आपको लगता है कि जहां आप काम कर रही हैं, फील्ड्स में जहां काम कर रही हैं, वहां चीज़ें बदली आपके जाने के बाद, हस्तक्षेप के बाद? हाँ, चीज़ें बदली हैं, लोग बदले हैं, लेकिन ये कहेंगे कि कौन लोग बदले हैं। सभी लोग अगर हम कहें कि बदले हैं तो वो हम नहीं कह सकते, क्योंकि हम ज़्यादा महिलाओं और लड़कियों के साथ काम करते हैं तो यही समझ आता है कि बदलने की जिम्मेदारी उनके पास चली गई है। लेकिन जब पुरुषों के साथ काम करना शुरू किया, वो लड़कियां जो घर में जाती हैं तो लड़कियां घर से लौट करके क्या बताती हैं कि पुरुष बदले कि नहीं बदले, उनके माँ बाप भाई में बदलाव आया कि नहीं, चेंज आया कि नहीं? वो बहुत कम आया तो है, लेकिन बहुत कम आया, क्योंकि ये फिर महसूस हुआ कि आदमियों और भाइयों के साथ भी काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि सत्ता और पावर जो है कंट्रोल वहीं से होता है। तो हम अगर उनको बता रहे हैं कि शादी की उम्र 18 साल है या 21 साल है और पढ़ाई करना ज़रूरी है, अपने पैरों पर खड़ा होना ज़रूरी है, लेकिन भाई और पिता को ये पता है कि शादी जल्दी करना हमारा कर्तव्य है, तो वहाँ पे बदलाव बहुत नहीं हो पा रहा है। लेकिन तो ठीक है, वहाँ नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें बदली ना भाई। बंगलोर जाना या अपना घर छोड़ करके बहुत सुदूर जाकर के पढ़ना, चीजें बदली कि नहीं बदली हैं? वो बदली हैं, लेकिन जहाँ पे निर्णय लेने की बात है वहाँ पे बदलाव बिल्कुल नहीं दिखता है। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ी बात कह रही हैं आप। ये जनप्रतिनिधि जो हैं, जो विधायी संस्थाओं में हैं, आप लगता है कि वो पुरुषों के कहे अनुसार ही निर्णय लेती हैं या सारा कुछ करती हैं? ज्यादातर यही है कि अभी भी अगर, क्योंकि मैडम भी कह रही थी कि जो पितृसत्ता जो समाज है वो है हाँ। लेकिन पावर तो वहाँ पे ही है ना। हम खुद से तो डिसीजन लेने वाले तो अभी भी ना के बराबर है। अगर हम कहेंगे कि हाँ हमें पहले पढ़ाई करना है और पढ़ाई करके हमें नौकरी करना है और फिर अपनी पसंद की शादी करनी है, तो कितनों को ये मिल पाता है? शायद 100 में से 2 या 3 लोगों को मिल पाएगा। हमको लगता है रेशियो आपका थोड़ा गड़बड़ है। आगे हम आप एक्सपर्ट से ही पूछते हैं। क्या सुनीता जी आप बताइए। सर ऐसा है कि जैसा कि कह रहे हैं, चीज़ें बदली है, परिवर्तन हुआ है। स्त्रियां आज, बेटियां, हमारी ही बेटी गई है पढ़ने के लिए, मेडिकल की पढ़ाई कर रही है, ठीक है।
हम भी हमारे विचार भी बदले हैं। पूरे घर का जो एक कह सकते हैं कि निर्णय कि हाँ बेटी जाएगी बाहर पढ़ने के लिए जाएगी, लेकिन कई घर ऐसे हैं सर जहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि माँ चाहे कि बेटी हमारी बाहर पढ़ने जाए और वहाँ उस बात को एकदम मान लिया जाए, है ना, कि ठीक है जाएगी। नहीं, कहीं ना कहीं वो एक विरोध आता है घर में कि नहीं तुम तो ये कह रही हो बेटी बाहर जाएगी, ऐसा होगा वो होगा। तो वहाँ पर जो एक किंतु परंतु वाले जो शब्द आते हैं वही है एक ऐसी मानसिकता जो कैसे दूर होगा। किंतु परंतु अगर नहीं होता तो फिर आरक्षण देने की जरूरत क्या थी? वो किंतु परंतु के चलते ही तो आरक्षण चलते ही तो सब कुछ, बिल्कुल सर, इसीलिए तो इस बिल की ज़रूरत है ताकि सब कुछ संयमित होकर चल सके, घर समाज और हमारा देश बदल सके। तो इसलिए ज़रूरत है इस आरक्षण की, बिल की ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है सर। कोई भी घर मेरे ख्याल से, एक बात इन्होंने कहा है कि हर किसी को इतना सशक्त बनाइए कि आरक्षण की जरूरत ही नहीं पड़े, लेकिन वो सशक्त नहीं हुआ इसलिए आरक्षण तो देना पड़ेगा। यह कहना बहुत आसान है, यह कहना बहुत आसान है, लेकिन जो बच्चा कमजोर है घर में उसके लिए अतिरिक्त दूध की व्यवस्था तो होती है, अतिरिक्त फल की व्यवस्था होती है, अतिरिक्त मिठाई की व्यवस्था होती है। आरक्षण तो यही है ना भाई, बिल्कुल सर, उसको अपने दूसरे भाइयों के समकक्ष, बहनों के समकक्ष ले आना है, इसलिए उसके लिए अतिरिक्त व्यवस्था करो, सप्लीमेंट्री की व्यवस्था। समानता लाने की बात है तो इसलिए आरक्षण की बात हो रही है कि समानता लानी है, पुरुष और महिलाओं के बीच अधिकार ये की बेस्ट है, समानता ये माना जा सकता है कि ये बेस्ट है कि सबको इतना सशक्त बनाओ कि जरूरत नहीं हाँ, पड़े, लेकिन है नहीं ना, नहीं है, इसीलिए नहीं है तो कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी ना। इसीलिए हर माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा सब बराबर हो, सब समान हो, लेकिन उसमें कमजोर हो जाता है, नेचर का भी कुछ अपना है, कुछ बच्चे के अपने कारणों से होता है, तो उसको तो बराबरी में ले आते हैं ना भाई। पैर टूट गया तो प्लास्टर करा करके, फिजियोथेरेपी करा करके उसको दौड़ने लायक बनाते हैं कि वो दौड़े, नहीं तो कम से कम चल तो सके, नहीं तो छोड़ भी सकते थे, नहीं। ये एक आरक्षण की व्यवस्था सिर्फ इसलिए है कि जब तक उसको खड़ा नहीं कर पा रहे हैं, दौड़ने लायक नहीं बना पा रहे हैं, बराबरी में नहीं ले आ पा रहे हैं। बहुत लोगों को चिढ़ इस बात से है कि आरक्षण कंटिन्यू कर गया, 10 साल के लिए कहा गया था, कंटिन्यू कर गया। अरे भाई, कंटिन्यू करने के लिए जिम्मेदार आप हैं ना। अगर पॉलिसी एक्सक्यूट किया गया रहता तो ये नौबत नहीं आती, फिर ये देने की नौबत नहीं आती। 75 साल बाद आपको तय करना पड़े कि महिलाएं बराबरी में नहीं है। जो हमारे पड़ोसी मुल्क, जो हमारे साथ कभी हुआ करते थे, हमारे भाई बहन हुआ करते थे, उनमें हमारे से ज़्यादा है, तो थोड़ा सा नहीं जी, आप बताइए। सर देखिए, जो बात हो रही थी कि लड़कियां बाहर जाके पढ़ रही हैं और अब उनको भी उतनी ही प्रायोरिटी मिलना किसी किसी घर में या किसी खास जगह पर शुरू हो गई है, जहाँ जैसे कि लड़कों को मिलती है। तो मैं अपना ही अगर उदाहरण दूँ कि 2009 में मैंने घर छोड़ दिया, मुझे ग्रेजुएशन करने के लिए बाहर भेजा गया और उस वक्त से लेके आज तक मैं बाहर ही हूँ। जॉब करना, फिर बीच में शादी हो जाना, पढ़ाई पूरी करना और ट्रेनिंग के लिए बाहर जाना। तो ये हमारे घर का कल्चर एक डेवलप हुआ और उसको देख के कई लोगों ने ये चीज़ शुरू की। तो एक दूसरे को देख करके ही और समाज में बदलाव आता है। जहाँ तक बात आरक्षण की है कि ज़रूरत ही ना पड़े इतना सशक्त हो जाए कि ज़रूरत ही ना पड़े आरक्षण की, तो सर उसके लिए भी देख करके सीखने की ज़रूरत है। अगर कोई एक अच्छा स्टेप ले रहा है तो जैसे होता है ना कि हम अगर कुछ अच्छा कर रहे हैं तो सामने वाला भी उससे सीखे, तो उस चीज़ को सीखने की ज़रूरत है। अगर डिसीजन की बात है तो हाँ बिल्कुल, अगर मैं अपनी इंडिविजुअल बात करूँ तो अब मैं अपनी बेटी का डिसीजन खुद लेती हूँ। उसे किस स्कूल में जाना है, उसे कैसा आगे का फ्यूचर देना चाहिए, कौन सा स्कूल उसके लिए सही है, आगे उसे कौन सी एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ में डालना है। तो इन सब चीज़ों के लिए मेरे जो इन-लॉज हैं वो मेरे पे डिपेंडेंट हैं, मेरे हस्बैंड मेरे पे डिपेंडेंट है कि नहीं ये जो डिसीजन ले रही है वो सही लेगी। तो ये भी एक जो सोच है वो देख करके बहुत लोग हमारे घर में ही सीखे कि नहीं, अगर ये डिसीजन ले रही है तो मुझे भी अपनी वाइफ को इक्वली उसका भागीदार बनाना चाहिए। तो ऐसी ही चीज़ें बदलती हैं सर, ग्रेजुअली बदलती हैं, बदल रही हैं, आगे और बदलेंगी। अभी जो 33% आरक्षण मिला है, कल को हो सकता है वो 50% हो जाए, या फिर हो सकता है वो पूरी तरह हट जाए, क्योंकि हम इतने सशक्त हो जाएं कि हमें आरक्षण की ज़रूरत ही ना पड़े। तो ये एक बहुत ही अच्छी पहल है और मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ पॉलिटिकल साइड ही नहीं, राजनीति में ही नहीं, हर जगह महिलाओं ने खुद अपनी जगह बनाई है और उसमें उनको मदद किया है उनके परिवार ने, उनकी सोसाइटी ने और सरकार ने। तो धीरे धीरे जो चीज़ें बदल रही हैं और वो और भी बदलती चली जाएंगी, मुझे ऐसा लगता है सर। डॉली जी। हाँ सर, जैसा मैडम कह रही हैं बिल्कुल मैं भी सहमत हूँ इस बात से।
हमें इतना अभी सशक्तिकरण की तरफ आप अपने आसपास में अपने बचपन से लेकर के अब तक चीज़ों में जो बदलाव नोट किए हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए कि लड़कियों में क्या बदलाव आया समानता को लेकर। बिल्कुल, अपने घर से लेकर के अपने आसपास में जो आपने देखा। जी मैं कहना चाहूँगी कि मेरे परिवार से या दूर दूर तक में मैं और मेरी बहन पहली महिलाएं हैं जो पीजी पास किए हैं। वी आर द फर्स्ट जनरेशन सर। तो बहुत दूर तक, वो भी साइंस में। तो ये बदलाव की ऐसा क्यों और कैसे हुआ? क्योंकि गांव में पहले लोग रहते थे, जैसे मैडम का भी कहना है कि 1 से 2 ही लोगों को ये छूट मिलती है, तो शायद मैडम रूरल एरिया की बात कर रही हैं, वहाँ बिल्कुल महिलाओं को उतना अधिकार नहीं दिया जाता है। लेकिन वही आप अर्बन सिनारियो में देखते हैं तो मोर देन 30-40% घर में महिलाओं को सशक्तिकरण कराया जाता है, उनको बाहर तक भेजा जाता है। जैसे मैं फर्स्ट जनरेशन हूँ नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर में चयनित होने के लिए, तो वहाँ पे जाने के लिए भी ज़्यादा किंतु परंतु नहीं हुआ। उनको लगा कि हाँ, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर इज़ अ गुड प्लेस, तो वहाँ भेज दिया गया पढ़ने के लिए। तो ये बदलाव जो है आसपास से मैंने ये देखा है कि आसपास के सभी घरों में या पापा के जितने भी कलीग्स रहे हैं पिताजी के साथ या माताजी के जो भी सर्कल रहा है, उसमें देखा है कि लड़कियों को पढ़ाया गया इसी जनरेशन में। ये मेहनत है, ये जवाब है उन महिलाओं का, इससे पहले जनरेशन की महिलाओं का, जिन्होंने बागडोर संभाला घर का और निर्णय लिया कि मुझे अपनी बेटी को पढ़ाना है। वो महिलाएं जो शायद MBBS फर्स्ट ईयर ड्रॉप आउट रही हैं, जैसे मेरी मदर, तो वो ऐसे लोगों का निर्णय रहा है कि मैं अपनी बच्चियों को पढ़ाऊंगी। उनका सशक्तिकरण था, उनका दबदबा रहा बहुत सारे परिवारों में। तो उसके कारण जो ये नेक्स्ट जनरेशन है, ये आउटपुट है कि आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और अगली जनरेशन के लिए अगर ये 33% आरक्षण आ जाता है, पारित होता है, तो मुझे लगता है डायरेक्ट पॉलिसी इन्वॉल्वमेंट के साथ। हम लोग ये कहते रहे हैं कि पार्टियों को तो करना चाहिए था। हाँ जी, उनको आरक्षण लड़कियां खड़ी करनी चाहिए थी महिलाओं को जी, लेकिन उन्होंने नहीं किया, किसी ने नहीं किया, इसीलिए तो किसी को करना पड़ रहा है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर उन्होंने किया होता तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती। जी, अब तो कंपल्सन है ना। जी जी जी। अभी भी मुझे लगता है कि जो पंचायतों की स्थिति है, पंचायतों में विड्रॉ कर लिया जाए, अभी संख्या घट करके फिर 30% 15% पर आ जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। फिर से वही, इसलिए कि सशक्तिकरण में मानस बदलने बहुत समय लगता है। सब चीज बदल सकता है, मेंटेलिटी बदलना बहुत मुश्किल है। सबसे कठिन काम है आदमी की मानसिकता बदलना। जी, तो जी, आपके घर में ये बदलाव आया कि आपकी माँ मेडिकल कॉलेज तक पहुंची, वहां जो दुनिया उन्होंने देखी तो उनको लगा कि नहीं, मेरी बेटी की दुनिया हम तो नहीं कर पाए, तो मेरी बेटी की दुनिया बदले। सर, इस पे एक बात मैं कहना चाहूँगी कि आज जो हम यहाँ बैठे हैं या हमारी जैसी और भी बहुत सारी औरतें हैं, स्त्रियाँ हैं जो कि घर से बाहर निकल के काम कर रही हैं, घर भी संभाल रही हैं, अपना प्रोफेशनल लाइफ भी देख रही हैं, बहुत अच्छे तरीके से देख रही हैं। उनको इस जगह तक पहुँचाने के लिए हमारी माँओं ने बहुत काम किया है, क्योंकि हमारी माँ सशक्त हुई, उन्होंने अपनी दुनिया को समझा, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को समझा कि नहीं, लड़कियों का स्टेबल होना, लड़कियों का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। माँ को सशक्त किसने किया? माँ को सशक्त शायद उनकी माँ ने किया होगा। नहीं, दादी की भूमिका होगी, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, जितना भी गाली दे लीजिए आप। जी सर, इसलिए कि अभी से जो अनुमान आप कर रही हैं, उस समय जो परिस्थिति थी उसमें सशक्त करना अपने आप में बड़ी बात। बहू आने का मतलब क्या है? क्या हमारी सत्ता छिन जाना? बिल्कुल, स्टार्ट यहीं से होता है। या मालकिन वो हो जाएगी नहीं, तो यहाँ सत्ता छीनने का जो भय होता है, उसके जो संघर्ष चलते हैं वो आजीवन चलते रहते हैं। कभी नाक सिकोड़ने का, कभी इधर मुंह घुमाने का, कभी उधर घुमाने, ये तो चलता रहता है ना। तो वहाँ उन्होंने ये फील किया कि इसको आगे बढ़ाना है, तो माँ को लाया कि नहीं, हमको भी अपनी बेटी को आगे बढ़ाना है। पर तो ये भी तो हो सकता है कि माँ इतना झेलती आई कि उसको लगा कि मेरे जैसे मेरी बेटी ना झेले, तो हम इसको उस जगह पे पहुंचा दे जहाँ पे वो डिसीजन खुद से ले। बिल्कुल, हम आपसे सहमत हैं एकदम। ये और एक बात जो मैडम कह रही थी वो बहुत सही है, आप दोनों ने जो कहा कि समाज में ऐसे रोल मॉडल जो है ना, वो और लोगों को दिशा देते हैं।
तो ये रोल मॉडल की जो महत्ता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ये रूरल एरिया में भी हम लड़कियों के साथ जब काम करते हैं तो बहुत देखने को मिलता है कि कोई लड़की अगर उसके गांव से निकल करके पढ़ाई करने के लिए बाहर गई है और कुछ बन जाती है तो वो एक रोल मॉडल है। वापस जब आती है तो अपने गांव में उस तरीके के लोगों को बात करना या उसके साथ लोग बैठ कर के बातें करना, उसको लेकर कहीं जाना, वो शुरू होता। तो ये रोल मॉडल जो है बहुत अच्छा रोल अदा करता है पूरे समाज में लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए। बिल्कुल सही बात है। 2-3 चीज़ थोड़ा सा अपने मुंह में मिट्ठू बन लेते हैं, मौका नहीं मिलता है। मैं जहाँ रहा मुझे लगता है कि हमको देख करके बगैर कहे इस मामले में है कि मॉडल जो है ना, रोल मॉडल कहना नहीं पड़ता है। जी सर, ये बात ऑटोमेटिकली उसके शरीर से जो भी किरण निकल रही है उससे प्रभाव पड़ता है। कम से कम 20-25 बच्चों को हम जानते हैं जिनको लगे नहीं अंकल जो है वही हमको बनना है। जनरली जी मैं मास कम्युनिकेशन में है, अच्छा कर रहे हैं, अच्छी जगह पर है, तो ये मुंह मियां मिट्टू बनना। दूसरे ये कि आप ये बताइए कि आप जो काम की, आप एक चीज याद करिए, जो लड़कियां एक खास उम्र होते ही 10-12 साल होते ही साड़ी पहनने लगी थी, वो फुटबॉल खेल रही हैं और फुटबॉल ही नहीं खेल रही हैं। कम उम्र की बच्ची की शादी हो रही है, वहां जाकर के फुटबॉल टीम मना करी कि हम शादी नहीं होने देंगे। ये चेंज हुआ रहा है ना भाई, बिल्कुल बहुत चेंज है। और अगर आप नहीं मानिए तो हम धरना दे देंगे और जाकर के पुलिस को खबर कर देंगे, करती नहीं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा बदलाव है। तो ये आपके काम करने का नतीजा है ना। जी सर, ये एक पॉलिसी बनी जी सर कि कम उम्र की बच्चियों की शादी नहीं होनी चाहिए। ये चीजें लोगों के दिमाग में क्यों नहीं होना चाहिए, धीरे धीरे दिमाग बदला, लड़कियों का दिमाग बदला और उन्होंने गार्जियन का दिमाग बदला। उनके डिसीजन को वापस लेने के लिए कई बार तो वापस चले गए। बिल्कुल, खासकर संथाल पना जहाँ ये ज्यादा काम करती हैं वहाँ कई बार तो वापस चले गए, इसलिए फुटबॉल टीम काम कर रही है वहाँ पर। बिल्कुल ये अद्भुत काम है। बिल्कुल बिल्कुल है ना। कि क्या है SLPS या क्या है आपका जो VLCPC जो ग्रुप, हाँ, तो ये ग्रुप अपना कर रहा है, काम कर रहा है, तो इस तरह काम हो रहा है। तो आरक्षण मिलने से जो लोग वहां जाएंगे देर से ही सही, उनको लगेगा कि हम खुद डिसाइड करें, हमारे डिसीजन को दूसरा कोई क्यों प्रभावित करेगा। बिल्कुल सर, नहीं, बिल्कुल जी। अगर आपको प्रिंसिपल बना दिया जाए, आप बहुत कमजोर हैं, तो पति आपका कितना साथ देंगे। आप प्रिंसिपल हैं वहां पर, एडमिनिस्ट्रेट करना है, बच्चों में लड़ाई हो गई, अब पति को बुलाइएगा फोन करके कि देखिए ना ऐसा हो गया, अब हम क्या करें। कि खुद डिसीजन लेना है, खुद डिसीजन लेना है सर। एक डिसीजन ये हो सकता है सब बच्चों को निकाल दो, एक डिसीजन ये हो सकता है बुला के समझाओ उसको, उनको अलग अलग करो, अलग अलग बात करके देखो, तो रास्ता तो निकल सकता है सर, बिल्कुल। तो मानस बदलने के लिए चीजों में बहुत सारी चीजें जोड़नी पड़ती है। तो ये जो आरक्षण आया जो 96 से, लगभग सभी पार्टियां समर्थन करती थी, लेकिन बिल पास करने के समय कोई ना कोई बाधा आ जाती थी और लटका रह गया। इस बार पास हुआ, जिन भी कारणों से पास हुआ, पास तो हुआ, हमको लड्डू तो मिले। बिल्कुल है ना। अब लड्डू कैसे बना नहीं बना उसमें हमको बहुत जाने की भूमिका नहीं है। लड्डू तो है, लड्डू मीठा है, लड्डू खाते हैं, देखते हैं लड्डू का क्या परिणाम होता है। क्या जी, लेकिन एक बात तो ये भी है कि जो आरक्षण मिला है वो अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ हम तो 100% में हमारी भागीदारी है। वो एक आरक्षण तो है कि हाँ हम इस जगह पे हमें उस जगह पे आना ही है, लेकिन कहते हैं ना कि वो 33% में दावेदारी, 100% में हिस्सेदारी, तो सारे जगहों पे हम हैं। लेकिन ये हम सबकी भी समझ होनी ज़रूरी है कि हम सिर्फ 33% के लिए ही खड़े नहीं हो रहे हैं, हम 100% में भी हमारी पूरी जगह भागीदारी है। तो कहीं ना कहीं ये एक लोगों के मन में, महिलाओं के मन में एक अलग सा, जब झारखंड में पंचायत का चुनाव हो रहा था, दूसरा चुनाव जब हो रहा था, उस टाइम ये एक अफवाह उड़ी थी कि जब सीट जहाँ पे रिजर्व सीट था वो अनरिजर्व हुआ तो आपका सीट चला गया, तो आप नहीं लड़ सकते। लेकिन जब धीरे धीरे जहाँ पे और ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे थे, अवेयरनेस वहाँ पे हुआ, तो फिर लोगों ने समझा कि नहीं, हम यहाँ तो खड़े हो ही सकते, रिजर्व सीट नहीं है लेकिन अनरिजर्व है, हम तो होंगे ही। ऐसा हस्बैंड वाइफ के बीच भी लड़ाई हुई और महिला जीत करके भी आई। तो ये भी एक मॉडल है यहाँ पे। नहीं, परिवर्तन तो ऐसे ही होता है ना जी। देखा देखी होता है, चीज़ों की समझ बनने से होता है। जैसे कि आज भी गांव में, मैक्सिमम गांव में, भारत के गांव में ये स्थिति यह है, वो नहीं जानते कि डिप्टी कलेक्टर कैसे बना जाता है, बिल्कुल, वो नहीं जानते कि बिल्कुल IAS सही बात कैसे है। बना जाता है, वो जानते हैं दरोगा कैसे बना जाता है।
सपना क्या है? इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, दरोगा बनना, पुलिस बनना, चपरासी बनना, मिलिट्री में चले जाना, बस यही सपना, इसके आगे सपना ही नहीं, इसलिए जानते ही नहीं है ना। लेकिन जो वहां से निकल के गया दिल्ली, जो निकल के रांची आया, जो निकल के पटना गया, जो निकल के बंगलोर गया, वो बदला, थोड़ा अपने परिवार को बदला और कोशिश किया। जितनी बड़ी संख्या में हमको लगता है कि आप ट्रेन में अगर सफ़र करिए, बंगलोर वाली ट्रेन में, मद्रास वाली ट्रेन में, किसी ट्रेन में, तो बड़ी संख्या में लड़कियां जाती हैं पढ़ने के लिए, अकेली जाती हैं। टीज भी होता है, टीज का भी उपाय निकाला लोगों ने, मिल के लड़ेंगे। सरकार ने ऐप भी निकाला कि भाई आप इस ऐप पर खबर करिए, पुलिस वालों ने किया तो पुलिस वालों के साथ ये हुई, कार्रवाई हुई। तो हम इस भय से निकलना रात में छोड़ दें। रांची में लगभग 11-12 बजे तक महिलाएं चलती रहती हैं सामान्य मौसम में। बिल्कुल। इसी रांची में पुरुष 7 बजे के बाद नहीं चलते थे 90s में। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात। अमिताभ चौधरी आए, तो अमिताभ चौधरी के आने के बाद स्थिति बदलने लगी, यहाँ जी, दुकानें खुली रहने लगी। जी, तो कुछ शासन की भूमिका होती है, सरकार की भूमिका होती है, और कुछ हमको डेयर करना पड़ता है। जो आप ही बताएं कि उन्होंने ये तय किया कि ठीक है, रिजर्वेशन किया ना भाई, हम खड़े तो हो सकते हैं, हम रिजर्व हम भी खड़े हो सकते हैं, तुम खड़े हो गए तो हम भी खड़े हो सकते हैं। खड़ी हुई जीत करके आए। बिल्कुल। कुल मिलाकर के अगर देखें, पंचायत चुनाव से जो जनप्रतिनिधि हमारे सामने आए, तो उसमें सशक्तिकरण एक सबसे बड़ा सवाल है। और वो सवाल यहाँ से जुड़ता है कि जनप्रतिनिधि अगर हमारे चुन करके आएंगे, चीज़ों में बदलाव होगा। और पार्टियों के लिए कंपल्सन हो गया, 33% पर आपको देना ही पड़ेगा। और जहाँ वो अपने से काम करके आ रही है, वहाँ तो आपको देना ही पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल, ये आप नहीं कर सकते, वहाँ हम नहीं देते, वो अकेले खड़ी हो जाएगी। बिल्कुल। चलिए, तो हम न खेलेंगे, न खेलने देंगे, खेल बिगाड़ देंगे। तो स्थितियों में बदलाव आ सकता है, क्या लगता है सुनीता जी? जी सर, स्थितियों में बदलाव आ सकता है, क्या आया भी है। आज देखते हैं कि हाँ, लोगों की मानसिकता भी बदली है, ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं बदली है। लेकिन ये केवल रोल मॉडल की बात अगर हम करें सर, तो केवल देखते हैं कि आज जो हमारे शहर में देखते हैं कि हाँ ठीक है, बेटियां जाएंगी पढ़ने के लिए, लेकिन हमें वहाँ थोड़ा सा दुख होता है ग्रामीण क्षेत्र में जब हम देखते हैं कि आज भी बेटियों को पढ़ने नहीं दिया जाता। देखते हैं सर, बिल्कुल आए दिन जब कभी हम जाते हैं, बहुत सारे तो इबर्ट्स हैं उसके। देखते हैं कि लड़कियों को पढ़ाने के लिए बिल्कुल ये नहीं होते लोग, नहीं लड़कियां जाएंगी तो नहीं, ऐसा लड़कियों को होगा, सर्टिफिकेट वो दिलाना चाहते हैं, सर्टिफिकेट उसको मिल जाए, तो ताकि कह सके मेरी शादी में बेटी वो जो हो है, सके मेरी बेटी कि जो है मेरी BA बड़ी BA पास कर चुकी है, वो सर्टिफिकेट उनको भले चाहिए। उसको लिखने नहीं आया कह रहा है, लेकिन वो वो चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए ताकि शादी में कोई बाधा ना हो। लेकिन जब हम रोल मॉडल की बात हम करते हैं, तो अगर कहें कि शहर में छोड़ दिया जाए, तो गांव में जब भी देखते हैं तो वहाँ थोड़ा दुख होता है। लड़कियों को आज भी लोग पढ़ने के लिए भेजना नहीं चाहते, और वहाँ यही माहौल होता है, एक भय का माहौल, जाएगी हमारी बेटियाँ तो ये होगा, वो होगा, वो होगा। तो वहाँ भी हमें थोड़ा सा, वहाँ भी लोगों को मानसिकता, लोगों की जो मानसिकता है वो भी थोड़ी सी बदलनी होगी। और उसके लिए भी हम सबको, जैसे हम कहते हैं ना, एक अच्छा काम करता है तो दूसरा देख कर करता है, तो वहाँ भी थोड़ा सा हम लोगों को काम करने की ज़रूरत होगी। और वहाँ भी एक संदेश को फैलाना है कि हाँ, लड़कियाँ अगर पढ़ेंगी, एक घर ठीक है, वो पूरे परिवार को पढ़ाएंगी, तो वहाँ थोड़ा सा ये काम करने की ज़रूरत है। जहाँ तक मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, आज महिलाएं घर के जो भी ये है वो निर्णय ले रही हैं, लेकिन आज भी हम गांव में जब जाते हैं तो देखते हैं वहाँ थोड़ा सा दूसरा ही माहौल मिलता है। फिल्म अभी हाल में आई थी, हाँ। पता नहीं आप लोगों ने देखी कि नहीं देखी। वो एक है महिला जिसके साथ बहुत अन्याय अत्याचार होता है, वो खड़ी होती है अपने किसी के साथ, पॉलिटिकल वो के साथ, और धीरे धीरे मुख्यमंत्री बन जाती है। मुख्यमंत्री बनती है तो चीज़ें बदलने लगती हैं, उसको रोल मॉडल मानकर ढेर सारी महिलाएं खड़ी होती हैं, अन्याय खिलाफ लड़ती हैं। तो ये स्थिति गांव में भी अगर 33% महिलाएं आती हैं, तो ये स्थिति पैदा हो जाएगी, स्वतः पैदा होगी। आज हम भगत सिंह को पूछते हैं, भगत सिंह बनते नहीं है, भगत सिंह बनना भी नहीं, दूसरे के घर में बने, हम पूजा कर देंगे आपका, लेकिन भगत सिंह रोल मॉडल तो है, गांधी जी रोल मॉडल तो हैं, सुभाष चंद्र बोस रोल मॉडल तो हैं, ये तो फैक्ट है ना भाई। वो बनना चाहता है ना उस हिसाब से, तो जो परिस्थिति रहती है सोसाइटी में, उसके हिसाब से आदमी का दिमाग बदलता है, उसके हिसाब से मॉडल भी बदल जाता है। बिल्कुल। जैसे हम लोग जब पढ़ते थे, उस पढ़ाई के समय में इसके पीछे, रिक्शा के पीछे शीशा लगा रहता था, उसमें जो है गांधी जी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इनके छोटी छोटी तस्वीरें लगी रहती हैं।
कॉलेज से जब आगे बढ़ने लगे, कॉलेज में ही आगे बढ़ने लगे, धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी, फिल्मों की हीरोइनें छाने लगी, उसके बाद में और चीज़ें बदली, नेकेड चीज़ें आने लगी। तो जो सोसाइटी बदलती है उसमें बाजार भी है ना। जी सर। जी सर। एक प्रमुख भूमिका बाजार की बाजार होती है। भी है। मार्केट, यस। और आप चाहिए नहीं चाहिए आपको 2 सिम लेना ही पड़ गया ना भाई। नहीं जरूरत है 2 सिम की। तो स्थिति बदलती है। स्थिति कभी सकारात्मक भी होती है, कभी नकारात्मक होगी। सकारात्मक होगी तब भी नकारात्मक का कुछ जुड़ा होगा, निगेटिविटी होगी, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा, यही चीज़ें हैं। तो बदलाव तो आ रहा है और इससे हमको लगता है कि वो मॉडल बन सकती हैं। वहाँ पर मॉडल बन के चीज़ों को बदल, अपने नहीं बदलने, छाप पड़ेगा ना। बिल्कुल छाप पड़ेगा सर। ये हम पर अन्याय कर रही है तो हम इसे बदला लेंगे, इसके लिए लोग खड़ा होगा। ये बहुत अच्छा करिए, इसके लिए लोग खड़ा होंगे, हम भी वैसा ही बनेंगे। यही ना होता है। बिल्कुल सर। हम सरस्वती का उदाहरण देते हैं, लक्ष्मी का उदाहरण देते हैं, दुर्गा का उदाहरण देते हैं, तो लोग पूजा क्यों करता है भाई? इसलिए कि महिला सशक्त है तभी तो पूजा करता है ना। बिल्कुल। तो हमारे में वो ताकत है, सिर्फ एहसास कराना है कि हम, आपके पास वो ताकत है, आप भी बन सकती हैं। ये एहसास कराने की भूमिका सरकार की भी है और जो लोग सशक्त हो गए हैं उनकी थोड़ी ज़्यादा है। बिल्कुल। जो काम नसरीन कर रही है, इस तरह की जो महिलाएं हैं जो सरकार के ये संगठन के साथ जुड़ी हुई हैं, जुड़ के काम कर रही हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। जी सर। आपने कई लड़कियों को आपने भेजा हमारे व्हाट्सएप पर, कई लड़कियों को आप आगे ले गए। कैसे ले गए? जी सर। कहीं से लाया तो आपने ना भाई, या आपको जान करके वो आई आपके पास? जी सर, बिल्कुल नहीं। जी सर। तो आपने कुछ को तो आगे बढ़ाया और वो कुछ को आगे बढ़ाएंगी। बिल्कुल। मैं दीप से दीप जलाने की प्रक्रिया तो शुरू होगी क्या? नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर। सर एक ऑफ द ट्रैक बताना चाहूँगी, जिक्र करना चाहूँगी। मैं एक कंपनी में पब्लिक रिलेशन ऑफिसर थी और वहाँ पे क्योंकि वो एक कॉलेज था तो वहाँ एडमिशन्स के लिए बच्चे आते थे। तो एक लड़की आई, वो बिल्कुल शर्ट जीन्स और वो स्पोर्ट्स शूज़ पहन के, और उसके बाल बिल्कुल छोटे छोटे थे। तो नॉर्मल बातचीत शुरू हुई तो मैंने ऐसे जिज्ञासा से पूछा कि आप बाल छोटा ही रखती हैं ना? तो उनकी माँ ने कहा कि नहीं, बाल छोटा नहीं रखती है, दरअसल अभी इसके भाई का देहांत हो गया था, उसे इसने मुखाग्नि दी है। तो सर ये कब का दौर है? ये हाल का दौर है। बिल्कुल सर, ये 1.5 साल पुरानी बात मैं आपको बता रही हूँ। नहीं, 90 के बाद चीजें बदलनी शुरू हुई हैं। 90 के बाद चीजें बदली, 2000 के बाद बहुत तेजी से बदलनी शुरू हुई। खासकर लड़कियों को जब साइकिल आया ना, साइकिल ने तो पूरी दुनिया बदल दिया। स्कूटी आकर तो खैर जवाब ही नहीं है उसका। बिल्कुल सर, हमारे साथ एक कलीग काम करते हैं, उनका अक्सर कहना है कि ये जो स्कूटी है वो स्कूटी महिलाओं को सशक्त करने में सबसे बड़ा रोल प्ले की है। और जब वो ब्रेक मार के और जो स्टैंड को लात से मारती है ना, ये उस तमाम लोगों को लात मारती है जो ये कहता है कि बाधा पहुंचाते, हाँ, जो मुझे आगे बढ़ने के लिए रोकते हैं, ये उन तमाम लोगों को लात है। तो ये साइकिल और ये स्कूटी बिल्कुल सशक्त कर रही है। और जैसे मैंने मुखाग्नि की बात कही सर, ऐसी बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं। हमारा जो कल्चर रहा है उसके अगेंस्ट जाकर के बहुत सारी ऐसी चीज़ें उनके पेरेंट्स उनसे करवा रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं इक्वालिटी, एक समानता का दर्जा उनको दे रहा है। आप अगर उसको देखिएगा ना, जो मान्यताएं हैं हिंदू समाज में, उन मान्यताओं के अनुसार अलग अलग युग हुआ करते थे। त्रेता युग था, सतयुग था, कलयुग है। तो इन युगों से चीज़ें परिवर्तित होती रही हैं। बिल्कुल। और वो हमारे संस्कार में आता है, वो हमारे परिवेश में आता है, वो हमारी जिंदगी में आता है। बिल्कुल। और हर आदमी का जीवन ही यही शुरू हुआ, ज्यादा से ज्यादा सुविधा खोजना। नहीं, ज्यादा से ज्यादा सुविधा। एक बार वो कौन बनेगा करोड़पति में देख रहा था, तो एक महिला बैठी हुई थी, उन्होंने पूछा कि आपका डिजायर क्या है, क्या चाहिए आपको? तो हमको बिछाओं से उठना नहीं पड़े, सब कुछ रिमोट में हो, रिमोट सब कुछ चलाते रहे। तो ये है, ये फैक्ट है कि हमको डिजायर चाहिए था। बिल्कुल। जहाँ बिना पंखे के रहते थे वहाँ आज एसी के बगैर नहीं रह सकते हैं। तो कंपल्सन ये हुआ कि इतनी गर्मी बढ़ गई, ये क्या नाम है, सीमेंट के कंक्रीट के जंगल से, वो भी जरूरी पड़ गया। दूसरी ये पड़ गया कि हम अफोर्डेबल हो गए, कि हम अफोर्ड कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल। अब जो महानगर है वहाँ पर एयर कूलर के बगैर कोई नहीं रह सकता है। वहाँ कंपल्सन है ना। कौन खरीदना चाहता है एयर कूलर? तो घर आप आके जमीन खरीदना चाहता है, बकरी खरीदना चाहता है, गाय खरीदना चाहता है, लेकिन उसको करना पड़ता है, जी नहीं सकेगा वो। तो ये बाजार भी कंपेल करता है, परिस्थितियां भी कंपेल करती हैं, उसी से चीजें बदलती है। मुझे लगता है तो ये जो बिल आया, जो कानून बनने जा रहा है, राष्ट्रपति जी का सिग्नेचर होगा, उसके बाद चीजें बदलनी शुरू हो जाएंगी, प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। प्रक्रिया में जो भी लंबा समय लगे, जितना भी लगे, लेकिन प्रक्रिया तो शुरू हुई ना। बिल्कुल। बदलाव की ओर हम बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। क्या? हाँ, ये प्रथम चरण मान सकते हैं सर कि ये शुरुआत है। जैसे अभी
अनुच्छेद जैसे ये माना गया था शुरू में कि आरक्षण अगर देंगे तो आरक्षण में महिलाओं को भी सशक्त करने की भूमिका उसी में सम्मिलित हो जाएगी। लेकिन नहीं हुआ, नहीं हुआ तब तो ये व्यवस्था करनी पड़ी। तभी तो 75 साल बाद सर ये निर्णय लेना पड़ा कि अभी भी महिलाएं सशक्तिकरण में पीछे हैं, उनको सशक्त करने की ज़रूरत है। पर इसमें कुछ त्रुटि हम उभर के सामने जरूर आएगी। जैसे आप देखिए अनुच्छेद 330A आएगा और 332(2) आएगा लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली में आरक्षण के लिए। लेकिन अगर आप देखें राज्यसभा और विधान परिषद में देखें तो कोई आरक्षण की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। तो कुछ ना कुछ त्रुटि शुरुआत में रह जाएगी, जिसको वो तो रहती ही है क्योंकि प्रथम चरण है सर, और स्टेप बाय स्टेप चलना है। बिल्कुल, कानून बिल्कुल। तो जादू तो नहीं होता, कानून बदल जाएगा ना सर। कोई चीज भी होती है इवोल्यूशन का, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल है। कॉन्स्टिट्यूशन में जब तक वो सारी सुविधाएं नहीं डालते हैं, अमेंड नहीं करते हैं, उसको चीजों को हटाते नहीं है, नई चीजों का स्थापित नहीं करते हैं, तब तक थोड़ी चीजें बिल्कुल पृष्ठभूमि बननी शुरू हुई है, ये कह सकते हैं। और जो चीज धीरे धीरे होती है, ग्रेजुअली होती है, वो ज्यादा लंबे समय तक बनती चली जाती है। जो चीज़ें अचानक हो जाएगी तो वो रेडिकल स्टेप कहलाएगा। सारी चीज़ें एक अनार्कियल सिचुएशन भी आ सकता है। तो इसको मैं मानती हूँ कि ये पहला प्रथम चरण है और इसको सबको स्वागत करना चाहिए। और उम्मीद है कि ये पॉलिसी जो है महिलाओं को बहुत आगे ले जा सकती है, बहुत ही इसमें पोटेंशियल है। हमारे जैसे युवा भी रिप्रेजेंटेशन दे सकेंगे, अपनी बात कह सकेंगे। हमारी शुभकामना। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो आप चीज़ों को बदलते हैं, उल्टा चलाते हैं, कंक्लूड करना है। जी सर, एक मेरा इसमें एक पॉइंट रहेगा कि जैसे हमने कहा कि महिलाओं के लिए बहुत बड़ा स्टेप लिया गया है। सर, इसमें एक चीज़ और मेंशन करने की ज़रूरत, या हम महिलाओं को समझने की ज़रूरत है कि आज तक अगर हम लोकसभा, राज्यसभा वगैरह अगर देखें, सारे ऐसे असेंबलीज़ को देखें, तो उसमें हम ये देखेंगे कि महिलाएं जो आगे आती हैं उनका कहीं ना कहीं पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है। तभी उनको हिम्मत होती है कि वो आगे आकर के और चुनाव लड़ सकती हैं। तो ये जो 33% है, ये सिर्फ उन्हीं के लिए ना हो जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है, ये उनके लिए भी हो जो वाकई में पॉलिसी मेकिंग में काम करना चाहती है, जो दिन ब दिन अपनी ज़रूरतों के बारे में सोचती है और ये चाहती है कि नहीं, इसमें बदलाव आए। तो ज़रूरत है कि गैर पॉलिटिकल बैकग्राउंड की औरतें भी इसमें आगे आकर के और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। देखिए, वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे तभी उनका पोलिटिलाइजेशन होगा। जब पोलिटिलाइजेशन होगा तभी पॉलिटिक्स में कोई उनका नाम लेगा, नहीं तो कैसे लेगा? आप कहीं पार्टी में है ही नहीं तो कैसे आपको दे दिया जाएगा? आप सामाजिक काम कर नहीं रही हैं। जैसे मान लीजिए सामाजिक काम कर रही है तो इनका एक पहचान है, क्या एक नाम है। आप सामाजिक काम करिए, एक नाम है, पहचान है, तो उससे आदमी टेप सकता है कि हाँ भाई इसको करो, इसका जातीय समीकरण ये है, इसका सामाजिक समीकरण ये है, इसमें हमको ये हो सकता है। लेकिन आपका पॉलिटिकल लिंक ही नहीं है तो कैसे कोई आपको करेगा? लिंक तो आपको खुद जोड़ना पड़ेगा। उसी की जिम्मेदारी महिलाओं के ऊपर ही है कि वो सभी लोग मिलके आगे बढ़ना शुरू करें कि एक ये रिजर्वेशन सबके लिए है। वो मैडम जो कह रही है बिल्कुल सही कह रही हैं कि सब लोग उसमें आगे बढ़ें। ये है बिल्कुल, क्योंकि अभी भी जो पूरी अगर हिस्ट्री देखेंगे तो जितनी भी महिलाएं जीत कर के आई हैं 15%, वो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड रहा है। और सर जो आप कह रहे हैं वो भी बिल्कुल सही बात है। मेरा लिंक अगर वहाँ से है ही नहीं तो हमें कोई वहाँ तक ला नहीं पाएगा। हमें वो अपना पाथवे जो है बिल्कुल खुद से बनाना है और हमें वो सबको किनारा करते हुए उस जगह पे पहुँचना भी है। हम आपको जानते हैं तब तो यहाँ लेकर के आए ना भाई। जी, बात सही है जी। अगर हमको गेस्ट का चयन करना था तो हम आपको जानते तब ना लेकर, नहीं जानते तो पूछ करके ले आए। जी बिल्कुल नहीं। आज देखिए आरक्षण का क्या मतलब है, आप 4 हैं, हम अकेले हैं। ये फायदा तुरंत दिख रहा है ना। 5 में इकलौता आपने साथ दिया तभी हम लोग यहाँ आए। बिल्कुल सही बात। पुरुषों की भागीदारी। हम सब बहुत खुश हैं इस विधेयक के आने से, है ना। ये नारी शक्ति वंदन विधेयक जो आया है, इस सरकार कह सकते हैं, मोदी जी सरकार जो है बहुत शुभकामना के पात्र हैं कि कब से 1998 में भी प्रस्ताव आया लेकिन नहीं बन पाया। लेकिन आज जो इस सरकार की मदद से सभी पार्टियों ने इसका अनुमोदन तो किया, चाहे मन से किया या बेमन से किया। लेकिन इस विधेयक का पारित होना ही हम नारियों के लिए एक बहुत ही नहीं, वहाँ उनकी मजबूरी ये थी कि नहीं करते तो घर में उनका घुसना मुश्किल हो जाता। तो ये बहुत खुशी की बात है। मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, समय नहीं है।
नारी सशक्तिकरण बिल जो आया है, जिसके ये महिला आरक्षण के लिए सबका मानना ये है कि इसका फ़ायदा होगा धीरे धीरे, धीमी गति से, और जैसे ये कानून बन जाएगा, जैसे इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगा, उसके बाद फ़ायदा बढ़ने लगेगा। इसलिए कि मानस बदलने में थोड़ा समय लगता है, और जब चीज़ें होंगी तो मानस भी धीरे धीरे बदलेगा। बीच बहस में आज तो बस इतना ही। अगली बार मिलते हैं, किसी और मुद्दे पर बात करते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, नमस्कार।